नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के बाद अब सियासी दलों का इम्तिहान बुंदेलखंड इलाके में होना है। जी हां, 5 साल पहले 2017 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप किया था और सपा, बसपा और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। बीजेपी ने बुंदेलखंड में अपनी सियासी जड़ें ऐसी मजबूत की कि सपा और बसपा गठबंधन भी 2019 के चुनाव में उसे नहीं हिला सका। ऐसे में सभी की निगाहें बुंदेलखंड पर टिकी हैं कि 2022 के चुनाव में आखिर किसका पल्ला भारी रहता है। बुंदेलखंड का इलाका सियासी रूप से काफी अहम है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यूपी के 7 और एमपी के 6 जिले इसमें आते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और करबी यानी कि चित्रकूट जिले की 19 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर 3 चरणों में चुनाव है, जिसकी शुरुआत तीसरे चरण से हो रही है। तीसरे चरण में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 सीटों पर चुनाव है। तो चौथी चरण में बांदा जिले के 4 सीटों में से 5वें चरण में चित्रकूट जिले में 2 सीटों पर चुनाव है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक ऐसे समय में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 2084 के बाद इलाके में कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती गई। 2014 में बीजेपी ने बुंदेलखंड में अपनी सियासत मजबूत की और फिर उसे कोई उखाड़ नहीं सका। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर जीतकर अपना सियासी वर्चस्व कायम किया। इसके बाद 2019 में लोकसभा में चुनाव में सपा बसपा मिलकर भी बुंदेलखंड में बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक सकी थी। इसका जीता जाता नतीजा था कि इसके इलाके में सभी 5 संसदीय सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने इस मजबूत गढ़ पर विपक्षी दलों की फिलहाल बीजेपी के इस गढ़ पर नजर बनी हुई है। हालांकि ऐसे में सियासी रोटियां सेकने तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या अगर हकीकत में ऐसी तस्वीरें हैं तो ये तस्वीरें कितनी अहम साबित होती, क्योंकि जिस तरीके से हर घर नल की बात करती हुई तमाम सरकारें नजर आती हैं और ये तस्वीरें इन बुंदेलखंड वासियों का दर्द बयां करने के लिए किसी की मोहताज नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक चर्चा में आया था और आखिर कितना ये असर किया बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, ये भी आज इस चर्चा का विषय बनेगा। कोई काम नहीं किया है, केवल हवा चल रही है। इस समय डीजल और पेट्रोल के दाम डीजल पेट्रोल के हालात तो बहुत खराब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं रोज का रोज। गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें यहाँ के जब रेट बढ़ रहा है तो आदमी डिस्टर्ब तो हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या नुकसान हुआ लोगों का? लोगों का ये नुकसान हुआ, पहले की सरकार में सिलेंडर था 415 पे, आज की रेट पे है 800 कुछ रुपए का। सब्सिडी कितने को आती है? खाली 10% लोगों को। 90% आदमियों को 90% आदमी की सब्सिडी कहाँ जा रही है? ये बीजेपी ही। साल कार्यकाल को पूरे हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कि क्या रहा उनका 4 साल में? कोई खास नहीं रहा। किस खास बात की कर रहे हैं? किसी भी चीज की आप देखिए, इतनी तो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं। योजना चलाई, जब जनता को मिले तब तो जनता को मिल ही नहीं रही है। कोई योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिला। कहाँ मिला है? 10% मिला, 90% का पैसा खुद। तो बुंदेलखंड का रण जो है वो तीसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होना है और इन सीटों पर जो जनता की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो कितने अहम साबित होंगे। क्या जो जनता की समस्याएं हैं उन पर सच में निजात मिल पाया है, या जो 70 सालों तक जिस तरीके से कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद अब बीजेपी राज कर रही है और बुंदेलखंड के मुद्दे ही बनकर रह गए। क्या वहां पर हर घर को नल पहुंचा है, या नल नहीं पहुंचा तो क्या पानी पहुंचा है, या सूखे से जिस तरीके से बुंदेलखंड प्रभावित रहता है उस तरीके से
क्या उसको निजात मिल पाई है या नहीं, ये भी आज इस चर्चा का विषय बनेगी। साथ ही बुंदेलखंड के तमाम मुद्दे हैं, सूखे की बात कर ले, बाढ़ की बात कर ले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बुंदेलखंड लगातार जूझता हुआ नजर आता है। ये चर्चा का फिलहाल विषय बनेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, साथ ही कानपुर से हमारे साथ अनु तिवारी मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे मेरा सीधा सवाल है कि जो बुंदेलखंड जो हिस्सा है, क्या उसको एक साइड में रख दिया गया है, तमाम यूपी के तमाम जिले जिनमें बुंदेलखंड नहीं आता है, या जिस तरीके से बुंदेलखंड के जो जिले हैं उन पर कोई फोकस नहीं जाता है? बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण भी बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या जो तमाम जमीनी स्तर की सुविधाएं हैं, क्या वो पहुंची हैं वहां तक, लोगों तक, या सिर्फ हवाई दावे साबित होते नजर आ रहे हैं? जितेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात थी बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में सबसे बड़े सूखाग्रस्त क्षेत्र वहां तक पानी पहुंचाना, और कहा गया था कि बड़े लंबे समय से दूर दूर से महिलाएं पानी लेकर आती थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था। और लगातार मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दावा करते थे कि वो बुंदेलखंड में जल जो है वो पहुंचाने का काम किया। अटल नल जल योजना के तहत पहुंचाने का काम किया गया, और बुंदेलखंड में आज पानी की कमी नहीं है। लगातार जो एक सबसे बड़ी समस्या थी वहां पर पानी की समस्या, वो पानी की समस्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने दूर किया है। 5 साल पहले की बात करें तो 2017 में चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने बुंदेलखंड में पूरा क्लीन स्वीप किया था, और कहीं ना कहीं सपा बसपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। तो जाहिर सी बात है कि सबको आजमाने की कोशिश की। सपा कार्यकाल में भी बुंदेलखंड मुद्दा था, बसपा में मुद्दा था और कांग्रेस में भी। तो साफ कहा जाता है कि ऐसी बात कही गई थी कि ये सब हम काम करेंगे, लेकिन शायद वो जो विपक्षी पार्टी उन्होंने काम नहीं किया, तभी वह 2017 में क्लीन स्वीप हो गए थे, और कहीं ना कहीं सारी सीटें बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी की मोदी की लहर में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कहीं ना कहीं उनके खाते में आई थी। तो अब जनता का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 2022 में किसको चुना जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पुनः बुंदेलखंड। बिल्कुल जितेंद्र, हमारे साथ अनुज तिवारी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से बुंदेलखंड का जो मुद्दा रहा है, लगातार वहां पर सूखा रहा है, सूखा एक अहम समस्या रही है लोगों की, बाढ़ की समस्या रही है, गरीबी की समस्या रही है, पलायन की समस्या रही है, और जिस तरीके से बीजेपी पर विश्वास किया 2017 विधानसभा चुनाव में, तो क्या बीजेपी वहां पर खरी उतरने में साबित हुई है? देखिए प्रियव्रत, ये एक बड़ा प्रश्न है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है जो बिल्कुल ही पिछड़ा स्थान है। बीहड़ वहां पर बहुत ही मशहूर रहे हैं। अगर हम पुरानी बातें करते हैं तो बहुत ही प्रकार के कई तरह के चर्चित डाकू भी उसी बुंदेलखंड से निकल के आए थे। तो बुंदेलखंड का एक जो क्षेत्र है जो हमारे दृश्य के आता है आंखों के सामने, वो बिल्कुल ही अति पिछड़ा क्षेत्र माना जा सकता है। वहां सूखा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा अगर याद हो तो 2017 में जब चुनाव चल रहे थे तो कई जगह वॉल पेंटिंग में मैंने भी देखा था, कई जगह दीवालों पे लिखा था पृथक बुंदेलखंड की एक मांग करी जा रही थी। बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके जिस तरह से उत्तरांचल और उत्तराखंड बनाया गया था, उसी तरह से बुंदेलखंड को भी एक अलग स्थान दिया जाना चाहिए ताकि बुंदेलखंड का विकास हो सके, बुंदेलखंड को एक स्थान मिल सके। लेकिन जब 2017 में बीजेपी को चुना गया और बीजेपी के जो वहां पर विधायक जीते और जिसके बाद सरकार बनाई गई, सरकार बनने के बाद हालांकि जमीनी स्तर पर अगर कहा जाए तो काम उस स्तर पर नहीं हुआ है जिस स्तर के दावे किए गए थे। दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि जो हर घर हर नल की एक चर्चा हुई थी कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हर घर पे एक नल देंगे और पानी की सबसे बड़ी समस्याओं को हम निजात दिलाएंगे, जबकि ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया। अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की तो मैं आपको और ध्यान दे दूं, बुंदेलखंड से कई बड़ी नदियां भी गुजरती हैं। ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड में नदियों की कमी है। देखिए, चाहे वो यमुना नदी की हम बात करते हैं तो वो भी बुंदेलखंड से होकर के गुजरती है, चाहे वो और 2 बड़ी नदियां हैं वो भी बुंदेलखंड के अंदर से होकर के गुजरती हैं। ऐसे में बुंदेलखंड को सूखा का सामना करना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है मौजूदा सरकार में। लेकिन अब 2022 का जो चुनाव आया है, 2022 का चुनाव में क्या जनता फिर से बीजेपी पे भरोसा करती है? क्योंकि एक चीज तो बुंदेलखंड में देखने को जरूर मिली है कि जो स्तर होता था अपराध का, देखिए बुंदेलखंड में भी अपराध का ग्राफ हमेशा बढ़ा देखा गया था, क्योंकि वहां पर शुरुआती दौर से ही कई तरह के डाकू भी निकल के आए थे, तो उनके जो
बच्चे थे या उनके जो वंशज थे, तो उस चीज का थोड़ा सा बदलाव बुंदेलखंड में 2017 में जरूर देखा गया है। लेकिन जमीनी स्तर पे जो मौलिक जरूरतें होती हैं, जो एक मूलभूत जरूरतें होती हैं आदमी की, वो बुंदेलखंड में अभी भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। प्रियव्रत, जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जब 2017 में योगी सरकार आई थी तो बुंदेलखंड वासियों ने बिल्कुल बम्पर तरीके से उन्हें सपोर्ट किया था। अगर बात कर लें तो सभी सीटें वहां से जिता के भेजा था बुंदेलखंड से। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार? सरकार ने भी कई प्रयास किए। अगर बात कर लें हम बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की, तो उन्होंने अलग से ही बना दिया उसे कि भैया तुम्हारे विकास के लिए हमने एक साइड में रख दिया है बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण। लेकिन शायद उस बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को साइड में रख के ही भूल गई है सरकार और उस पर कुछ काम नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां बुंदेलखंड में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था और कांग्रेस कई सालों से लगातार वह सरकार में जब रही, तो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन शायद कांग्रेस को नकारने का सबसे बड़ा सवाल यही था कि कांग्रेस ने वहां पर काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर नल हर घर योजना दी थी और कहीं ना कहीं अटल जो नल जल योजना है उससे जुड़ने की बात कही गई और उसके लिए बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार मंचों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो बात कही है कि बुंदेलखंड में विकास हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोशिश भी की गई। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी कि बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं विकास करे और इसको लिए जो 7 जिले जुड़े हैं मध्य उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड में, तो उनको कोशिश करने के लिए, जिसमें झांसी है, जालौन है, इसमें कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश की गई थी वो जल पूरी तरह से मिले और कहीं ना कहीं सरकार इस पर प्रयास भी किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विकास नहीं किया होगा, बुंदेलखंड में अगर विकास नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वहां पर नहीं रहेगा और जनता सिर्फ वहां की, जब कोरोना काल में हम लोग ने जनता से बात की थी, सभी जनता के लोगों ने एक ही बात कही थी कि आपकी सिर्फ विकास के मुद्दे की बात होगी, हिंदुत्व के मुद्दे की बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, बात होगी तो शिक्षा की बात होगी, बात होगी कि जरूरत की बात होगी और उसी के आधार पर हम सरकार को चुनेंगे। आप देखते हैं कि 2017 में जो भरपूर अपनी सीटें लेके आई बुंदेलखंड में, कितना विकास किया और कितना जनता की जो मांगे थी, निम्न मांगे थी, चाहे वो जल की बात हो, चाहे कि वहां विकास की बात हो, बोर्ड बनाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर विकास करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कितना काम किया ये तो आने वाला 10 मार्च को बताएगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में काम किया या नहीं किया और जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों में कितना विकास किया, ये जनता कहीं ना कहीं अब वोट अपने ईवीएम बटन दबाकर वो तय करेगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कितना काम किया। अनुज, जिस तरीके से एक अहम मुद्दा रहा है पलायन का, बुंदेलखंड की बात कर ली जाए तो वहाँ पर बुंदेलखंड में अगर पलायन पर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ ना होना, लोगों के आगे गरीबी, शिक्षा भी पलायन का एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों का ना होना तो बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। साथ ही अगर गरीबी की बात कर लें तो गरीब जो व्यक्ति है जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनता है 2 वक्त की रोटी जुटाना। तो 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वो बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, अपनी जो स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें बुंदेलखंड में स्थापित की जाती, जिस तरीके से सरकारें दावा करती हुई नजर आती हैं, तो शायद आज बुंदेलखंड की तस्वीरें ही कुछ और होती। अनुज जी बिल्कुल प्रियव्रत, मैंने पहले भी यही बात कही कि बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में एक चेहरा नजर आता है कि जो पिछड़ा क्षेत्र, अगर कभी बुंदेलखंड के लिए हाईवे से आप गुजरे तो आप देखिए रोड के दाएं और बाएं साइड पे दोनों ही तरफ बिहार के कई किलोमीटर के एरिया देखने को मिलते हैं, जहां पर दूर दूर तक ना आदमी दिखाई देता है, ना आदमी की कोई पहचान दिखाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ माटी के बड़े बड़े और एक बेहतर बिहार जहां से आप शुरू भी करेंगे और अंत आपको उसको नहीं मिल पाएगा। कई 100 किलोमीटर तक का वो बिहार फैला हुआ है। ऐसे में उद्योग लगाना, ऐसे में रोजगार देना, ऐसे में शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके रखना, सड़क मार्ग को बनाना, जल को देना और हर उस चीज को निश्चित करना जो कि दावे किए गए थे, वो जमीनी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं। चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही कठिन काम है, ये बिल्कुल रेत में पानी ढूंढने जैसा था बुंदेलखंड को एक नए स्तर से समाज के सामने लेकर के आना। अब अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है उसमें 13 जो
जिले हैं, क्षमा चाहूंगा जो 13 सीटें हैं, 13 सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो देखिए ललितपुर हो गया, भोगनी मौरानीपुर हो गया, बबीना हो गया, औरैया उरई हो गया, झांसी हो गया, और इस तरह की जो सीटें हैं बुंदेलखंड की विशेष सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी ने थोड़ा बहुत तो काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, क्योंकि जमीनी स्तर पे हम लोग जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाकर के लोगों से चर्चा करते हैं। लेकिन जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया गया था, ये एक कटघरे में खड़ा है, क्योंकि आपने एक विकास प्राधिकरण तो बना दिया, आपने घर बना दिया है, लेकिन अगर उस घर में मूलभूत जरूरत चीजें नहीं रखेंगे या कोई एक लीडर नहीं देंगे जो उस चीज को संभाल सके, चला सके, मैनेजमेंट देख सके, तो कहीं ना कहीं उस घर का होना ना होने के बिल्कुल पैरेलल माना जाता है। ऐसे में विकास प्राधिकरण को बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण था, तो बुंदेलखंड की चिंता थी, वो एक तक निहार रही थी कि शायद अब विकास प्राधिकरण से कुछ नया निकल के आएगा हमारे लिए, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाएगा या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमारी एक अलग पहचान देगा। लेकिन ऐसा हालांकि 2017 से लेकर के 2022 तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अब 2022 बिल्कुल सर पर आ गया है, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जनता बिल्कुल तैयार है, रणभेरी बच चुकी है और सियासी मैदान पे उम्मीदवार भी आकर के खड़े हो चुके हैं। कई लोगों की, देखिए खाली बुंदेलखंड की ही हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो तीसरे चरण का चुनाव है, लगभग 7 से 8 वीआईपी कैंडिडेट की जो साख है, छवि है, राजनीतिक साख, वो बिल्कुल दांव पे लगी है। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें तो करहल सीट से 20 तारीख को अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल भी लड़ रहे हैं चुनाव। इसके अलावा आप बात करते तो महाराजपुर, कानपुर के महाराजपुर विधानसभा से सतीश माना जो वर्तमान में औद्योगिक मंत्री है, उनकी भी साथ दांव पे लगी हुई है। इसके अलावा जसवंत नगर सीट से अगर हम बात करते हैं तो शिवपाल सिंह यादव की भी साथ दांव पे लगी हुई है। तो ये 2022 का जो चुनाव है, 20 फरवरी का जो चुनाव है, एक बहुत ही बड़ा अहम चुनाव है। साथ ही साथ बुंदेलखंड के विकास का भी बात करी जा रही है, विकास के साथ ही साथ जनता ने क्या चुना, जनता ने क्या महसूस किया 2017 से लेकर के 2022 तक, ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात रहेगी प्रीवत कि 2022 का ये 20 फरवरी का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं समीकरणों को थोड़ा सा बिगाड़ और बदल सकता है। क्योंकि देखिए पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें जाटलैंड में चुनाव हुआ। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हुआ, तो जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव हुआ। तो लगभग 113 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब आज 20 फरवरी को 59 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें लगभग ये माना जा सकता है 627 उम्मीदवार खड़े हैं और 2 करोड़ वोटर्स उन 627 उम्मीदवारों की भविष्य 5 साल के भविष्य का निर्णय लेंगे। लेकिन फिर से मैं अपनी बातों पे आ रहा हूँ, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ। तो बुंदेलखंड प्राधिकरण केवल एक इस तरह से बना दिया गया कि लोग निहार तो सकते हैं, ये कह सकते हैं, देख सकते हैं, आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं और उसका लाभ भी नहीं ले सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, हमारे साथ आरबी उपाध्याय भी इसी बीच जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि सर, जिस तरीके से बुंदेलखंड की तस्वीर की जब बात की जाती तो हमारे दिमाग में वही सब आ जाता है कि सिर पर मटकी लिए हुए एक महिला जा रही है, पानी भरती है वो किसी झरने से, उसके बाद वो छानती है और फिर उससे खाना बनता है। तो जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो उस नेता से, वो उस पानी से तो पैर भी नहीं धोएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या ये तस्वीर बिल्कुल सही है, सटीक है, या बुंदेलखंड वासियों की जो दर्द बयां करने के लिए तस्वीर काफ़ी है? आरबी उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहूँगा। तस्वीर ही काफ़ी है प्रियव्रत समझाने के लिए। बुंदेलखंड का जो इलाका है, पथरीली जमीन है, वहाँ विकास के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं ना, मैं फिर वही बात बोलूंगा, उस पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। देखिए, आजादी के इतने सालों बाद भी आप कहते हैं घर घर नलका पहुंचाएंगे और वहां वो झोड़ का पानी, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती है विकास विकास, वो विकास है कहाँ, किसने किया है? आप पानी तक नहीं दे पाए, किसके विकास की बात करते हैं? चंद लोगों का विकास हो जाना विकास नहीं है। बिल्कुल, विकास का मतलब है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मिले, और वो देने में नाकामयाब रही है सरकारें।
अपना विकास तो जरूर किया है नेताओं ने, चंद पूंजीपतियों का विकास हुआ, लेकिन उस गरीब का, समाज के अंतिम व्यक्ति का कितना विकास हुआ वो सब देख रहे हैं। और फिर विकास गरीब का होगा भी कैसे प्रियव्रत? सारे करोड़पति अरबपति उम्मीदवार हैं। लिस्ट उठा के देख लीजिए, आज मैं पढ़ रहा था कि ज्यादातर उम्मीदवार करोड़पति हैं। अब करोड़पति उम्मीदवार आएगा तो वो गरीब का दर्द क्या समझेगा? बिल्कुल। वो जो उसने 50 लाख लगाए हैं उसको 2 करोड़ करने की सोचेगा, वो 50 पैसा लाख में कमाने कहाँ की चुनाव निपटता है सोचेगा। आरपी उपाध्याय जी? कहाँ निपटता है 50 जी? लाख में चुनाव? मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो तो एग्जाम्पल है। मान लीजिए 5 करोड़ खर्च कर रहा है तो 20 करोड़ कमाएगा। तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधी किस्म के लोग। और ये देखेंगे कि 3rd फेज और 4th फेज में जो उम्मीदवार हैं उनमें दागी और अपराधी ज्यादा। मैंने एक आंकड़ा देखा यानी था आरपी क्वालिटी उपाध्याय जी, उसमें 22% जो प्रत्याशी थे वो दागी बताए जा रहे थे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उनका वर्चस्व है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और गरीब को तो कोई टिकट ही नहीं देता है प्रियव्रत। गरीब के उद्धार की तो बात करते हैं। मैं तो कई चैनल पे ये कहता हूं, गरीबों को टिकट दे दो एक बार। मान लीजिए आपने 300 जिता दिए एमएलए या एम जो भी है, उन 300 का तो उद्धार हो जाएगा, उनका जीवन स्तर तो उठ जाएगा। वो भी अपना सुख सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, कम से कम उन्होंने गरीबी देखी तो होगी, तो वो और गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। तो वो दर्द समझ सकते हैं और योजनाएं बना सकते हैं और गरीब का कुछ कल्याण हो सकता है। व्यवस्था इतनी कष्टदायी हो गई है कि इस समय तो इलेक्शन है, जाके हाथ जोड़ेंगे, पैर पूजेंगे, पैसे देंगे, लोभ देंगे, लालच देंगे। कोई कहेगा राशन दे रहा हूं, कोई कह रहा है घी दे रहा हूं, कोई सिलेंडर ही दे रहा है। जिसमें जो आ रहा है वो देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आरपी उपाध्याय जी, एक चीज और भी इस समय साफ होती नजर आ रही कि जो पार्टियां होती हैं वो अपराध रोकने की बात करती हैं तमाम, कि हाँ हमारी सरकार आ गई या हमारी सरकार थी तब ये होता था, बहू बेटियां 12 बजे रात को निकले तब भी कुछ नहीं होता था। लेकिन अब वही पार्टियां सत्ता के लालच में उनको टिकट दे रही हैं जिनके ऊपर 20-20 मुकदमे लदे हैं। भाई सुभाषपा से अब्बास अंसारी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट दे दिया गया। मैं वही बात कर रहा हूं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा। हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर खाएगा। अगर आप अरे जब बिल्कुल 2 सेकंड भी लेट हो जाते तो मैं यही कहावत कहने वाला था। तो फिर देखिए कहां से आज सुधार होगा? जब राजनीति में अपराधी आएंगे, पुलिस उनको संरक्षण देगी, उनकी जी हजूरी करेगी। और फिर देखिए गरीब का मित्र गरीब होगा, पढ़े लिखे का मित्र पढ़ा लिखा होगा। गुंडे बदमाशों के मित्र कौन होंगे? गुंडे बदमाश होंगे। उन गुंडे बदमाशों में से एक तो एमएलए हो गया है तो बाकी को फिर वो बचाएगा। उन्होंने कहा अरे वो अपना मित्र है भाई, उसको कुछ नहीं कहना, छोड़ दो उसे, तुमने गलत पकड़ लिया। पुलिस बेबस हो जाती है, पुलिस लाचार हो जाती है, तो कानून और व्यवस्था कहाँ बचेगी? ये सिर्फ कागजों तक बची है, कहने के लिए बची है। और कहने को तो आज भी इलेक्शन कानून व्यवस्था पर हो रहा है। पहले जंगल राज पर हुआ था कि भाई जंगल राज खत्म करेंगे, हमें वोट लाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन हाथरस में बेटी बची, न बुलंदशहर में बेटी बची। किसान के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ी, उसकी भी हत्या हुई। पता नहीं कहाँ लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। एक परसेप्शन जरूर डेवलप हो गया है कि भी चंद गुंडों को, आपने बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अच्छी बात है, एक अच्छा कदम है, एक मैसेज जाना चाहिए कि भी आप गुंडे बदमाश हैं, चाहे राजनीति में हैं, फिर भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सिंबॉलिक ना हो कि वो ये नहीं है कि मेरी पार्टी में जो बदमाश है वो तो शरीफ है और दूसरी पार्टी का बदमाश है, धनंजय सिंह की तरह। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि देखिए अगर बदमाश मेरी पार्टी में है तो वो तो शरीफ हो गया, गंगा जल का धुला हुआ हो गया, और दूसरी पार्टी में है वो बदमाश है, उसका एनकाउंटर भी कर दो, उसे जेल में भी डाल दो।
जिस तरीके से बुंदेलखंड का जो विकास है वो लगातार धरा का धरा ही रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियां आई, तमाम सियासी दल आए और उन्होंने तमाम वादे किए। अगर 2017 की बात कर ले तो बम्पर जीत के साथ बस बीजेपी आई थी और बीजेपी से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ विकास तो करेगी। हालांकि बीजेपी ने पहल भी की, क्योंकि जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया, बुंदेलखंड कॉरिडोर की बात कर लें या जिस तरीके से हम बात कर लें कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो जनता है उसके दर्द अब वापस उकर रहे हैं, क्योंकि 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर ही अब नेता फिर से उनके आगे वोटों के लिए झोलियां फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ये कांग्रेस और बसपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर इतनी बड़ी सेंधमारी की कि खाता तक कांग्रेस, बसपा और सपा का नहीं खुलने दिया था 2017 में, और बम्पर जीत के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से 5 सांसद बन के आए थे। लेकिन क्या अब 2022 की तस्वीर बदली है या नहीं बदली है, यह भी फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से बुंदेलखंड का विकास उस मुहाने पर खड़ा हो गया है जाके, जहां पर एक बार फिर से वो किसी को अपनी ओर आते हुए राह देखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं और जितेंद्र हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, साथ ही आरबी उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड के कुछ जिले जो हैं वो यूपी में आते हैं और कुछ जिले जो हैं वो आते हैं मध्य प्रदेश में। क्या यही खास वजह है अनुज, कि अभी तक बुंदेलखंड का विकास जो है वो राह देखता है? बिल्कुल, मैंने आपसे अभी हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे प्रेरित की बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में जब चुनाव चल रहे थे तो मैंने कई जगह पर चुनाव के दौरान पे जब यात्रा करी थी तो कई जगह पर दीवारों में इस बात का मेंशन था कि जो जनता थी वहां की वो पृथक बुंदेलखंड की मांग कर रही थी, क्योंकि बुंदेलखंड का बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ हिस्सा आता है उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा चला जाता है मध्य प्रदेश में। अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो देखिए ग्वालियर एक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में लगता है, लेकिन है कहीं ना कहीं वो बुंदेलखंड का एक हिस्सा, बॉर्डर एरिया है कहीं ना कहीं वो बुंदेलखंड का ही एक हिस्सा। तो ऐसे में ग्वालियर का एक हिस्से से अलग हो जाना, जबकि ग्वालियर की एक अलग ऐतिहासिक छवि भी रही है अपनी, ग्वालियर की अपना एक इतिहास भी खुद का रहा है। ऐसे में ग्वालियर हो गया और अन्य कुछ जिले हो गए जैसे कि शिवपुरी हो गया या इस तरह के जो स्थान हो गए वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की ही कैटेगरी में आते हैं। और अगर इन सबको मिलाकर के बुंदेलखंड बना दिया जाता उस दौर पे जो मांग थी जनता की, तो शायद ये माना जा सकता था कि बुंदेलखंड में आज स्वरूप और परिदृश्य कुछ अलग होते। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बुंदेलखंड का जो विकास है वो विकास के नाम पर एक छलावा कह सकते हैं, और छलावा भी आखिर क्यों ना कहें, क्योंकि जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे सरकार आने से पहले वो सपने के सपने ही रह गए और सपने 2022 तक आते आते टूट गए। तो आरबी उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अनुज तिवारी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरा एक छोटा सा मानना ये है और मैं जानना चाहता हूँ कि आप इससे कितने सहमत हैं। मेरा छोटा सा मानना यह है कि अगर बुंदेलखंड की जनता को किसी ने आहत किया है तो वो आहत किया है राजनेताओं ने, क्योंकि ना वहाँ की गरीबी ने उन्हें आहत कर पाया है, क्योंकि वो वहाँ से फेमिलियर हो गए, उस गरीबी से, पानी की समस्या से वो फेमिलियर हो गए हैं, गरीबी के मुद्दे से वो फेमिलियर हो गए, सूखे के मुद्दे से फेमिलियर हो गए, बाढ़ से भी फेमिलियर हो गए। लेकिन अगर किसी ने आहत किया है तो वो राजनेताओं ने, क्योंकि ये 5 साल बाद अपनी झोली लेके पहुँच जाते हैं और एक छुरा भी लेके पहुँच जाते हैं और फिर से वो जख्म जो होते हैं उनके उसको कुरेद देते हैं और बचा खुचा नमक लेके पहुंच जाते हैं, वो भी ऐसे करके लपेट देते हैं उसमें। तो हर 5 साल बाद इस जख्म से गुजरना पड़ता है बुंदेलखंड वासियों को। तो अगर किसी ने आहत किया है मेरे मानने में तो ये राजनेता ही हैं जिन्होंने आहत किया है। उपाध्याय जी, ये बात आपने सही कहा, ये 100% सही है कि सबसे ज्यादा तो आज अगर परेशानी जनता को है तो नेताओं की वजह से। जिस विकास की बात करते हैं, नेताओं का तो विकास हो जाता है, पूंजीपतियों का विकास हो जाता है, लेकिन वो गरीब आदमी जो पानी के लिए परेशान है, जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए परेशान है, भाई सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, बिल्डिंगे नहीं, वो क्या करे? उसके सामने जब भी कोई
सपना दिखाता है तो वो उस पर उम्मीद करके उसे वोट करता है। बीजेपी को भी उन्होंने भी उम्मीद के साथ वोट किया, लेकिन निराशा हाथ लगी है और ये निराशा हताशा में बदल जाती है। और लेकिन वो 5 साल में भूल पाता है, जो 5 साल बाद फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर नेता उसे सपने दिखाता है। उन्हें चिंता मत करो, मैं अभी आ गया हूं और सब ठीक कर दूंगा और बिल्कुल विकास होगा। जबकि विकास नेता और पूंजीपतियों का ही होता रहा है लोकतंत्र में, मैं ये देख रहा हूं और उसी का परिणाम है प्रीवियत के IAS, IPS, IRS। देखिए इतने बड़े अधिकारी राजनीति में आ रहे हैं, वो कह रहे जनता की सेवा करूंगा भाई। अरे भाई IRS थे, IPS थे, IAS थे, जनता की सेवा तो वहां रह के भी कर लेते। यानी उसमें उन्हें कैरियर ब्राइट नजर नहीं आता, भविष्य नजर आता है राजनीति में। नहीं, तो वो सब छोड़ के राजनीति में आ जाए। एक तो जब लगता है कि हाँ भैया उम्र हो रही रिटायरमेंट की, तो ये कोई ना कोई पक्ष तो मजबूत कर लो, क्योंकि राजनीति में कोई उम्र नहीं होती है। यही एक जो विडंबना है लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र को कमजोर करती है। क्या कमी थी? आप IAS रहे, IPS रहे, IRS रहे, वहां कितनी सेवा की आपने जनता की? नहीं की। AK शर्मा भी मुख्यमंत्री का सपना लेके बीजेपी में कूद पड़े। मैं वही बता रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आप रिटायरमेंट तक सरकारी अधिकारी बन के लूटते रहे और जैसे रिटायरमेंट होने लगे तो आपको लगा यार अब कैसे होगा, तो उन्होंने कहा चलो पार्टी ज्वाइन करते हैं, वहां बैठ के लूट लेंगे। और लुटता कौन है? वो गरीब आदमी लुटता है, वो समाज का अंतिम व्यक्ति ही लुटता है। जो ये नेक्सस क्रिएट हो रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड है, चाहे वो उत्तराखंड है, हर जगह आप देखेंगे जनता त्राय त्राय कर रही है। उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तक पूरी नहीं हो रही है। इससे बड़ी विडंबना इस देश में क्या हो सकती है? भी किसान है वो भी आंदोलनरत है, मजदूर है मजदूरी छूट गई उसकी, कर्मचारी है उसकी पेंशन बंद कर दो, उसके वेतन भत्ते बंद कर दो, पैसा नहीं है। और गरीब आदमी जो पैसा बैंक में जमा करता है बचत करके, अब बैंक भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, हजारों करोड़ के घोटाले, यानी पूंजीपतियों का पेट उससे नहीं भर रहा है, वो बैंक भी लूट रहे हैं। बिल्कुल। और लूट देखिए, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। हम सरकारें किस लिए चुनते हैं? वो कहता है कांग्रेस वालों ने दिया था कर्जा, कांग्रेस वाला कहता है बीजेपी वाले ने दिया था। अरे भाई जिसने भी दिया था पैसा तो जनता का था, एक एक पैसा बचा के मैंने बैंक में जमा किया था। आरबी उपाध्याय जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन अनुज तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता हैं। अनुज तिवारी, आपने काफी करीब से देखा है बुंदेलखंड की जनता को। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या कुछ बदलाव आया है? क्या जिस तरीके से बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की बात कर ली गई, तो विकास प्राधिकरण में कितना विकास हुआ है? एक छोटा सा विश्लेषण। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियव्रत कि 2012 के चुनाव में भी मैंने बुंदेलखंड को बहुत करीब से देखा था, 2017 के चुनाव में भी मैंने बुंदेलखंड को बहुत करीब से देखा है, और अब 2022 का चुनाव भी मैं देख रहा हूँ। 2012 के चुनाव में जो बुंदेलखंड की हालत थी, उस हालत से कुछ थोड़ा बहुत सा सुधार 2017 में देखने को मिला था। बस सुधार इस बात का था कि वो जो बुंदेलखंड इस नाम से चर्चित हुआ करता था कि बुंदेलखंड जो है केवल और केवल अपराध के नाम से जाना जाता था, डकैतों के नाम से जाना जाता था, और उस क्षेत्र में विकास के नाम पे शून्य था। उसके बाद 2017 में जब स्थिति कुछ आई और पृथक बुंदेलखंड की मांग करी गई, तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े लीडर इस बात को स्पष्ट किए थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बुंदेलखंड के लिए कुछ ना कुछ विशेष पैकेज लेके आएंगे और बुंदेलखंड के लिए कुछ अलग से करेंगे ताकि बुंदेलखंड का विकास हो सके। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत बात करते हैं तो देखिए, जैसे झांसी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो झांसी में जैसा आप उरई से झांसी की तरफ हाईवे से जाएंगे तो एक एरिया पड़ता है एरच। एरच में अभी हाल फिलहाल में मैंने करीब 4-5 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैंने उस चीज को महसूस किया कि वहां पर एक बिजली संयंत्र लगाया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था।
तो एक ये तो बुंदेलखंड के लिए ये कहा जा सकता है कि झोली में 1-2 बूंद पानी की आ गई या पोटली में 1-2 बूंद पानी की आ गई, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्यास बुझ गई। लेकिन एक चीज और भी है, एक चीज और भी है कि जो 2-4 बूंदे हैं उनमें पत्थर डाल के जो पानी ऊपर आ जाएगा, उससे दिखावा तो हो जाएगा कि हाँ भैया पूरा मटका जो है भरा हुआ है। ये मैं वही पर आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार यही कहना चाह रही है कि पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमने आपके लिए सड़कें बना दी, 1-2 संयंत्र लगा दिए, तो हमने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन एक सबसे अहम बात देखिए प्रियव्रत, अगर हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड तब पूरा हो पाता है जब उसमें जो अलग हिस्से हैं, जो बुंदेलखंड से जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया है, चाहे वो ग्वालियर का बात कर लें, चाहे वो दतिया की बात कर लें, चाहे वो क्या नाम है ओरछा की बात कर लें, तो ये जो बॉर्डर एरिया है वो एमपी में चले जाते हैं, जिस कारण से संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास, तो इस चर्चा का विषय मतलब अलग बात हो जाएगी ये बात बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड आता है, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उस बुंदेलखंड के हिस्से को विकास कराना, उस पर शिक्षा का स्तर को बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, रोजगार देना, सड़कें देना, सुविधाएं मुहैया कराना, और सबसे बड़ी बात है मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है वहां पर देखिए कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली है कि किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। किसान एक तो वैसे बुंदेलखंड की धरती ज्यादा उपजाऊ नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उपजाऊ जमीन है भी उस पर किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा होगा। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है, समय का अभाव है। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से अनुज तिवारी जी बता रहे थे कि 2-4 बूंदे मटके में डाल दी जाती हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विकास हुआ है, लेकिन उस मटके में पत्थर भी भर दिए जाते हैं कि वो पानी जो है वो ऊपर आ जाए और मटके का पानी गंदा हो जाए, जो भी विकास हुआ है वो भी गंदा हो जाए। दिखावा तो बहुत किया जाता है कि हाँ भैया पानी ऊपर लबालब भरा हुआ है मटके तक, लेकिन उसका विकास जो हुआ है उसका कितना फायदा मिल पाता है? उपाध्याय जी समझना चाहेंगे आपसे कम शब्दों में। देखिए दिक्कत यही है, एक तो ये कि यथार्थ में आप विकास करना चाहते हैं, एक दिखावा करना चाहते हैं, तो अब राजनीति में दिखावा ज्यादा हो गया है। जनता को उल्लू बनाओ, दिखावा करो, उसके सपने जगाओ, उसके सपनों से खेलो, जबकि ये जालौन इलाके में भी वेद व्यास की जन्म स्थली है, ये ऐतिहासिक जगह है, बिल्कुल, और इन ऐतिहासिक जगहों को जिस तरीके से भुलाया गया है, विकास का जो छलावा किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो वहां का निवासी है, वो अपने आप को बड़ा छला हुआ महसूस करता है। आरपी जी रोकना चाहूंगा माफी के साथ, लेकिन एक चीज है कि वो बुंदेलखंड का वोटर जो है जिस तरीके से आहत हुआ है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी जो वो लखनऊ में काशीराम पार्क में हाथी बना हुआ देखता होगा। देखिए बहुत कष्ट होता है कि एक तरफ बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान है, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मूर्तियां लगा रहे हैं, और मूर्तियों का चलन हो गया है। डीएसपी क्या, आज भी देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं, इन मूर्तियों से क्या रोजगार मिलेगा, क्या बीमारी दूर होगी, क्या पेट भरेगा, ये विडंबना है। तो ये भी दिखावे का विकास है कि मूर्ति लगा दी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगा दी है, और लौह पुरुष की मूर्ति लगा दी, हो गया विकास। सिंबॉलिक ही तो है ये, बिल्कुल हो गया विकास, हो गया विकास, बस उससे इतनी समझ लेते हैं। और जनता भी मूर्ख है, मैं कहूंगा जनता भी इनके छलावे में आ जाती है और इन्हें वोट करती है। अब तो ऑप्शन भी है, नोटा का बटन दबा सकती है पब्लिक, रिजेक्ट करे भी कोई नहीं है। क्यों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, समय का अभाव, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें साफ हुई हैं, अनुज तिवारी जी आप भी हमारे साथ कानपुर से बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड का जो तस्वीर हमारे आंखों के सामने बनती है कि एक औरत जा रही है, उसके सिर पर मटका है और वो भर के लाएगी पानी, तब जाके कहीं छान के वो पानी पिया जाएगा। गरीबी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाती हैं, सूखे से ग्रसित खेत सामने आ जाते हैं, तमाम पलायन की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन बुंदेलखंड जो है
वो पिछले 20 सालों से या पिछले 50 सालों से या आज़ादी से अब तक की बात कर ली जाए तो बुंदेलखंड की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। हालांकि सुनहरे सपने जरूर दिखा दिए जाते हैं हर 5 साल बाद, जब भी चुनाव होता है सुनहरे सपने दिखा दिए जाते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें। सुनहरे सपने दिखा के उनके जख्मों को जरूर कुरेद दिया जाता है और जख्मों के कुरेदने के बाद उन पर नमक लगाया जाता है सुनहरे सपनों की तरह। लेकिन उन सुनहरे सपनों को अगर साकार करने की जरा सी भी कोशिश कर ली जाती तो बुंदेलखंड जो है वो बुंदेलखंड ही कहलाता। वो डरा हुआ बुंदेलखंड नहीं कहलाता, वो अविकसित बुंदेलखंड नहीं कहलाता। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।